नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल। जम्मू कश्मीर और दिल्ली से सटे हरियाणा के चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के दंगल में नतीजों को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल से वापस लौटकर सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद केजरीवाल एक्शन में है। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत से अपनी बेगुनाही का मोहर लगवाना चाहते हैं। इसके लिए केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का रास्ता चुना। वो अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से वही करिश्मा दोहराना चाहते हैं जो पिछले 2 बार से कर दिखाया है। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासी मिट्टी आम आदमी पार्टी के लिए उर्वरा नहीं, जहां वोटों की फसल आसानी से काटी जा सके। आम आदमी पार्टी को अपने काम का हिसाब देना होगा, लेकिन केजरीवाल तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के काम का हिसाब मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के काम के दम पर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में बैठना चाहती है। इस बीच मार्शल के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली बीजेपी आमने सामने है। इस मसले पर जमकर सियासी ड्रामा हो रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा आखिर सवाल यही है कि दिल्ली की जनता काम कम और सियासत ज्यादा होने का खमियाजा कब तक भुगतेगी? कब तक आम आदमी पार्टी और विपक्ष की सियासत में दिल्ली की जनता फंसी रहेगी? कब तक एलजी, दिल्ली सरकार और विपक्ष के त्रिकोण में लोग परेशान होते रहेंगे? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। अगले साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे अभी आए भी नहीं कि दिल्ली के दंगल का मैदान सज गया है। सबसे तीखा वार अरविंद केजरीवाल ने किया। केजरीवाल दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत में पहुंचे तो अपने काम का हिसाब कम दिया, पीएम के काम का हिसाब ज्यादा मांगा, बीजेपी के कामों की कुंडली ज्यादा खंगाली। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। लोगों को समझ में आ गया, डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आतिशी उधर केजरीवाल का खड़ाहू रखकर दिल्ली की सत्ता चला रही हैं, वहीं केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जनता के बीच केंद्र के कामों का गुणगान किया, अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। बीजेपी दिल्ली की जनता को भरोसा दे रही है कि जो योजनाएं जनहित की हैं, वो बंद नहीं होगी। लेकिन ऐसा कहते हुए केजरीवाल पर भी हमले कम नहीं किए। आपने जनता से पूछा है कि किस तरह दिल्ली आपके टूटे हुए और झूठे वादों का दंश सह रही है? आपने देखा है कि दिल्ली में पीने के पानी में सूरज का पानी, सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। आप एक और बड़ा वादा करते हैं, मुफ्त बिजली का वादा करते हैं, और क्या हो रहा है जरा अपना बिजली का बिल उठाकर देख लीजिएगा। नाम है जनता की अदालत, लेकिन जनता गायब है, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है। जो ये विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ ड्रामा करके सरकार में रह सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है, अब दिल्ली की जनता ऐसे ड्रामाबाजों के पास नहीं है। इस केजरीवाल ने 15 में नारा दिया था, सभी कॉलोनियों को पास करूंगा, लेकिन किसी की सुध नहीं ली। हमको जाना पड़ेगा कॉलोनी के लोगों के पास कि आज उन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को
मालिकाना हक सरकार के द्वारा दिलवाने का एक बहुत बड़ा निर्णय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। दिल्ली विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। दिल्ली की राजनीतिक संरचना ऐसी है कि इसमें जब तक एलजी और दिल्ली सरकार की किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं बनती है, तब तक सियासी खींचतान बनी रहेगी और ऐसा अक्सर देखने को मिल जाता है। दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने बसों में मार्शल की नियुक्ति की गई थी। इसी मसले पर शनिवार को जमकर बवाल हुआ यूं कि कल दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली में मार्शल की बहाली को लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर किया था। उस प्रस्ताव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायक उपराज्यपाल के घर जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक और मंत्री विजेंद्र गुप्ता का रास्ता रोकने लगे और उन्हें एलजी हाउस जाने के लिए लगातार बोलने लगे। इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में जबरन बैठ गयी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनका पैर पकड़ लिया। विजेंद्र गुप्ता भाग तो नहीं रहे। एलजी साहब के यहाँ जाते जाते गाड़ी को रोका गया है और देखा जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने गाड़ी रोक ली है। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी विजेंद्र गुप्ता जी ने रोकी है। ये सब लोग देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री इनकी गाड़ी में बैठी हुई हैं। फैसला था, वादा था कि एलजी साहब के यहाँ जाएंगे। अब ये लोग डर रहे हैं। अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। चल रहे हो ना? अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी और इनके उपराज्यपाल एक्सपोज होने वाले पूरी दिल्ली और पूरे देश के सामने। कहाँ जा रहे हो भाई? यूटर्न को मार रहे हो तो एलजी हाउस कहाँ पे? नहीं, एलजी हाउस यहाँ पे है, सीधा एलजी हाउस। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को इस काम के लिए केजरीवाल से तारीफ भी मिली। अरविंद केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, मुझे गर्व है अपने मंत्रियों पर जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में भी लेट जाते हैं। मेरी एलजी साहब और बीजेपी वालों से विनती है कि इस मुद्दे पर और राजनीति न करें और तुरंत बस मार्शलों को नौकरी पर रखा जाए। आम आदमी पार्टी भले ही इन हरकतों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता तो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। मीटिंग के दौरान भी वो हुड़दंग करते रहे। मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ थी, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के गुंडे, उनके एंटी सोशल एलिमेंट्स और विधायक बहुत सारे वहां पर उस कमरे में घुस गए और वहां पर बातचीत के माहौल को खराब करते रहे। बातचीत नहीं होने दे रहे थे और जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने बाहर आके मेरे साथ मैन हैंडलिंग की और उसमें सौरभ भारद्वाज जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे पूरी। फिलहाल तो बस मार्शलों के मुद्दे पर हुए हंगामे को लेकर सौरभ भारद्वाज सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिविल लाइंस थाने में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, लेकिन दिल्ली की सियासत में ये तो बस ट्रेलर है। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव की तारीख करीब आएगी, सियासत के कई रंग देखने को मिल जाएंगे। आज तक ब्यूरो। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा दें, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इस वक्त हमारे साथ हैं, आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, उमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के इस वक्त हमारे साथ हैं, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता जिनके साथ ये सारी घटना घटी है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र गुप्ता जी का ही पहले रुक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि सर हुआ क्या है, ये सब चल क्या रहा है दिल्ली में। जी अर्पिता जी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी, ये दिल्ली में चल क्या रहा है, ये किस तरीके का ड्रामा है? ये पैर पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जा रहे हैं, आपको ले जा रहे हैं, आप अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, वो अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, चल क्या रहा है ये? देखिए, एक बड़ा साफ है, असली मामला कहां से शुरू हुआ। केजरीवाल जी ने 11 अक्टूबर 2023 को 10,792 जो वॉलंटियर्स काम कर रहे थे उनको हटा दिया और वो पत्र जो केजरीवाल जी ने अपने हस्ताक्षर से लिखा था कि उनको हटा दिया जाए तुरंत प्रभाव से एंड ऑफ दिस मंथ यानी अक्टूबर 31 से इनकी सर्विसेज खत्म है। जब वो पत्र मैंने सदन के पटल पर रख दिया और सरकार से जवाब मांगा कि आपने इनको क्यों हटाया था, और सिर्फ हटाया ही नहीं था अर्पिता जी, इनकी 7 महीने की सैलरी रोक ली थी, जबकि सैलरी देने का काम
सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंचार्ज का है। सैलरी रिलीज करने का काम सरकार का है। और अगर सैलरी, पहले तो सैलरी रोकी हो गई, क्या हर महीने जो सैलरी दी जाती है वो किसी से पूछकर देनी पड़ती है? इन्होंने उनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं दी थी। वो सैलरी इन्होंने उसकी फाइल भी एलजी के पास भेज दी। और प्रश्न ये है कि उससे पहले ये खुद उसको अप्रूवल दे चुके थे, फाइनल अप्रूवल हो चुका था और सैलरी रिलीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिलीज नहीं की गई। उनको हटा दिया गया। जब ये सारी बात मैंने सदन में रख दी तो तब इनको लगा कि हमारी तो पोल खुल गई। और पोल खुल गई तो इसका मतलब ये है कि अब ये सच सामने आ जाएगा और ये सब लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने एक ड्रामा शुरू किया और उस ड्रामे में इन्होंने ये प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, ये देखिए नाटक कर रहे हैं, मंत्री पैर खींच रहे हैं, मेरा पैर ही खींच रहे हैं। जबकि मैं फोन मिला रहा हूं, इन्होंने कहा कि एलजी साहब के यहाँ चलेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, एलजी के चलते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। उससे पहले हम लोग यहाँ इसलिए आए थे कि हमारा ये कहना था कि आप जो है पहले सरकार से कोई फाइल तो चलाइए। सहगल साहब यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एलजी को ऑन इज ओन कोई भी काम करने का अधिकार नहीं है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। आपने कोई फाइल नहीं चलाई, उनको हटा दिया आपने। मैं फिर खुलकर कह रहा हूं कि 10,792 जो ये थे वॉलंटियर्स, इनको हटाया गया। और उसके बाद सर इसमें भी ना शुरू से शुरू करते हैं। आपने कहा इनको हटा दिया गया, मुझे बताइए ना कैसे हटा दिया? केजरीवाल ने खुद हटाया। केजरीवाल ने अपने तरीके से फैसला ले लिया या एलजी साहब ने कहा था? देखिए, एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन जताया था, उसके बाद हुआ ना सर? एडवाइस पे एलजी साहब करते एड एंड एडवाइस पर। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी। और ये माना कि कहीं गलती हुई, उसके बाद उन्होंने हटा लिया ना सर, ये प्रोसेस था ना। तो फिर केजरीवाल ने हटा दिया। तो शुरू से शुरू कीजिए ना सर। मतलब ये एलजी साहब को आपत्ति थी, फिर केजरीवाल साहब ने माना कि हाँ गड़बड़ी थी, फिर उन्होंने हटा लिया। ये प्रोसेस था ना? किसने आपत्ति की? किसी ने आपत्ति नहीं की। एलजी साहब ने की कि नहीं की सर? कि जो प्रोसेस है वो गलत है, ये कहा कि नहीं? किसी ने नहीं कहा। देखिए वो 9 साल से काम कर रहे थे, 9-10 साल से काम कर रहे थे ना। तो जब काम कर रहे थे तो केजरीवाल जी तो कोई मंत्री नहीं है, उनके पास कोई विभाग भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अपना दबाव बनाया कि इनको हटाना है, वरना तो मिनिस्टर को साइन करके भेजनी चाहिए थी फाइल। लेकिन ये फाइल विशेष रूप से चीफ मिनिस्टर ने मंगवाई अपने पास कि इनको हटाना है तुरंत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एलजी साहब के कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, प्रोसेस फॉलो नहीं की गई, एलजी साहब के पास कोई फाइल गई नहीं थी पहले, गलत तरीके से नियुक्ति हुई है। क्या इस तरीके के ऑब्जेक्शन नहीं थे जिसको स्वीकारा केजरीवाल ने और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती हुई? पत्र में कहीं नहीं लिखा कि मुझे एलजी ने बोला है। नहीं वो कहा नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्शन के बाद ये हुआ। आप सुनिए, फर्स्ट टाइम प्रपोजल एलजी के पास भेजा गया फोर्सफुली कि इनको तुरंत हटाना ही है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि उनको एड एंड एडवाइस पे चलना है। और इन्होंने उनको हटाया, और सिर्फ हटाया नहीं, पहले 7 महीने तक सैलरी नहीं दी, उनको तड़पाया, पिलर टू पोस्ट वो घूमते रहे। और उसके बाद इनकी नौकरी खा गए। ठीक है, अब आप बताइए, जब एक बार इन्होंने हटा दिया, अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो ये ड्रामा कर रहे हैं बहुत अच्छा। फिर हम कहते हैं कि आप कोई रास्ता निकालिए, आप फिर से कोई एक प्रोसेस शुरू करिए, कुछ तो भेजिए वहां पर। एलजी साहब से हम भी बात करेंगे। और हम कल मैंने ही टाइम लिया था एलजी साहब से, ये भी मैं आपको बता दूं अर्पिता जी। जब मैं फोन मिला रहा हूं, मैं उस समय जब ये नाटक कर रहे हैं, मैं उस समय एलजी साहब से टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, ये नाटक चल कहाँ रहा है, कौन कर रहा है, जरा हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि करीब 10,000 ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं हटाए गए हैं, वो जो देख रहे हैं वो ध्यान से जरा देख लें। अब जरा मैं संजीव जी आपके पास आना चाह रही हूँ। संजीव झा, ये दरअसल है क्या, मुझे जरा समझाइए। क्योंकि जैसा मैंने विजयन जी से पूछा, उन्होंने कहा एलजी ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं था, एलजी ने ये कहा नहीं कि प्रोसेस फॉलो नहीं हुए, गलत तरीके से नियुक्ति नहीं हुई। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने से फैसला लिया, फाइल साइन की कि अभी जितनी भर्तियां नियुक्तियां केजरीवाल जी के पास फाइल गई। केजरीवाल जी, हाँ, जो संजीव जी ये कह रहे हैं विजयन गुप्ता जी, इसमें एलजी का कहीं कोई रोल नहीं है।
मैं इनकी बात पूरी तरह से सुन रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात भी सुनेंगे। देखिए अर्पिता जी, ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। इसी केस से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एलजी और एलजी अपने अधिकारियों के द्वारा दिल्ली को मैस बनाकर रखा हुआ है। एक बात समझिए कि दिल्ली में 2015 में बस मार्शलों की नियुक्ति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। 2022 में अचानक 23 में एक अचानक फाइल मूव करता है डिविजनल कमिश्नर और रातों रात कहता है कि हम इस सारे सिविल वॉलंटियर्स को बस मार्शल नहीं होने देंगे। और उसके बाद उस समय में जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई 2015 से नौकरी कर रहा है, अब कैसे निकाल देंगे आप। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सब ने ये कह दिया कि नहीं, चूंकि फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंशियल इसमें कंकरेंस नहीं है, इसीलिए हम इनको फर्दर नहीं रख सकते। अब देखिए लगातार फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर लगातार लिखते रहे कि चूंकि ये 2015 से नौकरी कर रहे हैं, इसकी नौकरी पर बहाल किया जाए। जब ये अधिकारी नहीं सुना तो चीफ मिनिस्टर ने एलजी साहब को ये चिट्ठी लिखी कि ये 3 अधिकारी जो उस समय में डिविजनल कमिश्नर थे, जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे, जो अब बड़े बड़े ओहदे पे अभी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है सबको, एक तो एलजी साहब के साथ ही अभी हैं, उन सबको कहा कि इनको इमीडिएटली यहां से हटाया जाए, क्योंकि ये सब लोग मिल करके ये चाहते हैं कि बस मार्शल की नियुक्ति ना हो। और लगातार उसके बाद हाँ, ये जो विजेंद्र गुप्ता केसेस कह रहे हैं, अब देखिए एक फाइल आता है, एक तरफ लगभग 10,000 वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटा देते हैं, 150 के करीब वॉलंटियर्स जो ये डीएम के यहां पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उसको कहते हैं रख लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल किया कि अगर ये 150 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अगर रख सकते हैं आप परमानेंट नौकरी पे, तो फिर मार्शल क्यों नहीं रखते हैं? और अगर मार्शल का रखना अवैध है तो फिर इस 150 के करीब जो वॉलंटियर सिविल डिफेंस के उनको इमीडिएटली निकाल दिया जाए। बार बार चिट्ठी में लिखा, मैं आपको चिट्ठी दिखा सकता हूं, यह चिट्ठी है 27 अक्टूबर 2023 का। और उसके बाद अभी रिसेंटली अतिशी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा। अब एक बात समझिए विजेंद्र, ये भारतीय जनता पार्टी डे 1 से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के नौकरी को रोकने के पे साजिश कर रही है। वो फाइल तो अरविंद केजरीवाल ने ही साइन की जिसमें इनकी नियुक्ति खत्म वहीं पे रोकने की बात कही गई थी। ये फाइल किसने साइन की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डे 1 से मैंने वही चिट्ठी आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं ना, ये चिट्ठी देखिए 27 दिसंबर का है और मैं कहेंगे चिट्ठी पढ़ के दिखा दूंगा मैं आपको, जो एलजी ने लिखा है। एलजी साहब को कहा है, एलजी साहब को उन्होंने कहा, सुनिए ना मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप सवाल कर लेंगे आपसे। भाई बस मार्शल की नियुक्ति नहीं हो सकती, ये डिविजनल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एलजी साहब के कहने से फाइल मूव करता है। और क्यों नहीं हो सकती? तो कहते हैं नहीं, ये डिजास्टर के लिए रखे गए थे, इसीलिए रेगुलर सैलरी पर नहीं हो सकते। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई अगर ये 10,000 वॉलंटियर्स को आप नहीं रख सकते तो कुछ और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को अपने पास क्यों रखे हैं आप? तो अरविंद केजरीवाल जी तो बार बार जो सेक्रेटरी लिख के दे रहा, देखिए बड़ा क्लासिक है कि चीफ मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी का, अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का, अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी के फाइल को बार बार भेज रहा है कि फाइल ठीक करके भेजो, हम नौकरी पर रखना चाहते हैं। लेकिन बार बार ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी भेज रहा है कि हम ये फाइल नहीं, इनको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। अब समझिए कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी मिनिस्टर, चुने हुए रेवेन्यू मिनिस्टर, चुने हुए फाइनेंस मिनिस्टर की बात उनके अपने सेक्रेटरी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? जो कि इस एक्ट में सभी सेक्रेटरी एलजी को रिपोर्ट करते हैं और एलजी के कहने पर यह जानबूझकर ये नौकरी से उनको दूर रख रहे हैं। संजीव जी, मुझे बताइए क्या सारे नियम इसमें फॉलो किए गए थे? सामने जो लिखा हुआ है, क्या इसमें सारे नियम फॉलो किए गए थे? मुझे ये बताइए, ये जो नियुक्तियां थी ये कैसे हुई? अगर इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो आप खड़े रहेंगे कि हाँ हमने ये बनाया नियम, आप रहेंगे उसके पक्ष में, गलती होगी तो आप मानेंगे? सारे नियम जो है वो फॉलो किए गए। और एक और चीज, अभी हाल फिलहाल आपने एक प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भी पास किया है ना, कैबिनेट की तरफ से, तो वो पॉलिटिकल प्रस्ताव है क्या? मैं आपको अर्पिता जी, मैं सारी बात बता दूं आपको। नहीं, विजय गुप्ता जी, 2015 पार्टी विजय जी क्लियर कर लो, रुक जाइए। 2015 में 2015 में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार के तौर पर नियुक्ति हुई। 8 साल तक सब ठीक चल रहा था। छोड़ दीजिए, 2023 दूर नहीं जाते, नियुक्ति हुई कैसे, किस ग्राउंड पर नियुक्ति हुई? मुझे अगर ये अवैध है, किस ग्राउंड पर नियुक्ति हुई?
तो मैं क्योंकि फिर जब इसमें सवाल उठ रहा था कि इसमें SC/ST कोटा था क्या, इसमें ये सारी चीजें आई, तभी अरविंद केजरीवाल को रियलाइज हुआ कि कहीं गलती हो गई। जो नियम फॉलो करने होते हैं, क्या वो आपकी सरकार उस तरीके से नियम फॉलो नहीं करती, और जब फंस जाती है उसके बाद कहती है कि देखिए वो रोक रहे हैं? क्या सीधे तौर पर ये है? क्योंकि मैं इसको करंट अगर हम देखें, एक सेकंड सर सुनिए तो, एक सेकंड सर संजीव झा, अभी क्योंकि जो प्रस्ताव आप लेकर आए, मुझे इसमें जानकारी दे दीजिए ना। जो आप प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई भी कैबिनेट प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी को मंजूरी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रस्ताव सर, प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी होती कि नहीं? और आप जो कैबिनेट प्रस्ताव लाए हैं उसके लिए एलजी की मंजूरी ली थी कि नहीं ली थी आपने? नहीं, कोई कैबिनेट करने से पहले एलजी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। सर नियमता तो यही चीजें हैं, नियम सर वही बात है ना, नियम से हट जाते हैं फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं सर। अर्पिता जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, नियम पे आता हूँ। मैं आपको नियम समझा देता हूँ। मैं भी विधायक, मुझे मौका दीजिए। तीसरी बार क्योंकि अगर ये झूठ बोलते रहेंगे, 2 बार के विधायक हैं, मैं चीफ सेक्रेटरी हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको नियम बता देता हूँ। नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कैबिनेट प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी नहीं होती। सर हमारे बैठे हैं उमेश सहगल जी, बहुत रिनाउंड नहीं होती ना संजीव झा? ठीक है, चीफ सेक्रेटरी रहे नहीं होती सर, आपने नहीं ली इसका मतलब। उमेश सहगल जी का ठीक है, सौभाग्य से वो इस मौके पर। ठीक है, उमेश सहगल जी से मैं एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ फिर। उमेश जी जरा आप बता दीजिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं प्रोसेस क्या ऐसा है कि जो फॉलो करने वाले प्रोसेस है, जैसे इसमें नियुक्ति का प्रोसेस गलत हुआ, उसके बाद सारे बखेड़े खड़े हो गए। क्या आप जिस तरह से कैबिनेट प्रपोजल में ये कह रहे हैं कि प्रपोजल पेश होने से पहले एलजी की मंजूरी जरूरी होती है, ये कहने जरूरी नहीं होती, होती है कि नहीं होती सर? देखिए, ये सारे प्रोसीडरल इश्यूज हैं, इन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना मैंने फाइल देखी है, ना मुझे इनके फैक्ट्स पता हैं। बट इतनी चीज मैं कह सकता हूं कि अगर 10,000 बस मार्शल की जरूरत है तो डीटीसी में पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए थी और उनकी प्रॉपर भर्ती होनी चाहिए थी। ये जो सिविल डिफेंस की बैकडोर है, ये आपकी बंद होनी चाहिए, क्योंकि सिविल डिफेंस वॉलंटियर में सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। सबको चांस मिलना चाहिए। जैसे बस कंडक्टर होते हैं वो भी सिविल डिफेंस के लगा दीजिए, बस ड्राइवर होते हैं वो भी सिविल डिफेंस के लगा दीजिए। ये तो कोई तरीका ना हुआ। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, फ्लड्स आ जाएं या कोई वॉर हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बुलाई जाती है। अगर रेगुलर नीड्स आपकी बस मार्शल्स की आपको चाहिए ही चाहिए हैं और हमेशा चाहिए, तो आपको पोस्ट क्रिएट कर देनी चाहिए और पोस्टों की प्रॉपर वे में भर्ती कर दीजिए, ताकि हर यंग आदमी को मौका मिले वो जॉब्स लेने का। ये बैकडोर वाला बंद होना चाहिए। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये सिस्टम एक चल रहा था और वो चल रहा था, बट मेरे मुताबिक वो गलत चल रहा था। टेम्परेरीली यस, आपको एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, 4-5 महीने की प्रॉब्लम है, आप चलिए टेम्परेरी सिविल डिफेंस के या आपने होम गार्ड्स ले लिए, आपने लगा दिए, तो ये समझ में आता है। मगर एक परमानेंट तरीके से इन लोगों को लगा ही दिया जाए, जबकि आपकी नीड है, तो पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। पोस्ट क्रिएट होने के बाद अच्छा, फिर यहाँ से बोला जा रहा है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन दे दिया और सारे मिनिस्टर्स एग्री कर रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्यों नहीं ओवर रूल कर दिया फाइनेंस सेक्रेटरी को? तो उसके ऊपर है, ओवर रूल कर देते तो खत्म हो जाता। फाइनेंस सेक्रेटरी का ऑब्जेक्शन कोई लास्ट वर्ड तो है नहीं, उनके ऊपर मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो ये सारी आर्ग्यूमेंट जो हैं ये सारी पॉलिटिकल नेचर की हैं। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है दोनों पार्टीज का। मैं तो समझता हूँ कि दोनों पार्टीज इस मामले में गलत कर रही हैं। तो अगर मिनिस्टर की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी को भर्ती कर ले, किसी को सरकारी नौकरी दे दो, किसी को डीटीसी का कंडक्टर बना दो, हर की क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्वालिफिकेशंस के मुताबिक एडवर्टाइज होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस बहुत ज़्यादा क्लियर है। एडवर्टाइज हो, सबको मौका मिले, लोग इंटरव्यू में अपेयर करेंगे, एग्जामिनेशन हो या कुछ भी हो, सबको उसमें भर्ती होने का चांस मिलना चाहिए। अगर ये टेम्परेरी रिक्वायरमेंट थी कुछ 6-8 महीने के लिए, तो ये चलती क्यों चली आ रही है? ये कैसे कह सकते हैं कि बस कंडक्टर का जॉब मिल गया, उनको जॉब ही मिल गया, वो परमानेंट ही हो गया जॉब? ये एक बैकडोर है, ये बैकडोर बंद होना चाहिए। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या, क्योंकि ये मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्रस्ताव भी कैबिनेट का लाए उसके लिए भी जो एक प्रोसेस है, तय प्रोसेस है कि जो फाइनेंस या लॉ में इसको मंजूरी होनी चाहिए, निविष्ट सचिव, कानून सचिव से राय ली जानी चाहिए, ये प्रक्रिया तो है ना सर, इसको तो फॉलो करना चाहिए। ये आप मेरे से पूछ रही हैं? जी उमेश जी आपसे।
नहीं, मैं ये कहता हूँ ना कि क्रिया जो है, जो भी सिस्टम है जी। वो फॉलो करना पड़ता है। वो सिस्टम ये सिस्टम है ना सुप्रीम सर, मैं कोर्ट मैं ये जानना डिसीजंस और चाह रही लॉ में प्रोवाइडेड है। उसमें मिनिस्टर उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, किसी को पिक एंड चूज नहीं कर सकते मिनिस्टर, किसी सरकारी जॉब के लिए या कंडक्टर बना दें या ड्राइवर बना दें। वो पावर इंडिया के मिनिस्टर्स को नहीं है, किसी भी ब्यूरोक्रेट को भी नहीं है, मिनिस्टर्स को भी नहीं है। वो पावर आती है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके। जब प्रोसीजर फॉलो हो जाता है उसके बाद ठीक है, मिनिस्टर अप्रूव कर देता है। तो 10,000 पोस्टें कुछ मामूली चीज नहीं है कि 10,000 आपने पोस्टें क्रिएट नहीं, चलो भाई जिसके भी मर्जी है उसको सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाया। कोई प्रोसीजर थोड़ा लेट डाउन है सिविल डिफेंस वॉलंटियर का कि हर आदमी उसके लिए अप्लाई करे और सबको मौका मिल जाए सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने का। वो वॉलंटियर्स इसलिए होते हैं कि जिस तरह आपकी रात को कोई प्रॉब्लम होती है या फ्लड की प्रॉब्लम होती है, फ्लड में आपने लोगों को लगाना है, अब वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, फ्लड खत्म हो जाएगी, टेम्परेरी प्रॉब्लम और रेगुलर में अंतर है संजीव झा। सिविल डिफेंस और डायरेक्टर ये को जो बोला कि प्रक्रिया है भेजिए वही ठीक तरीके से नहीं है। संजीव झा, मैं जवाब दूं आपको? जी, आरपी सिंह जा रही हूँ। आपने कहा कि क्या, हाँ, आपने कहा कि क्या ये कैबिनेट प्रपोजल आया था 2015 में, आया था ना? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कैबिनेट बुलाती है और चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, पर उसमें फाइनेंस से, उसमें लॉ से, उसमें रेवेन्यू से, जो डिपार्टमेंट से वेट होना चाहिए। तो 2015 में जब ये प्रपोजल बना तो फाइनेंस से, लॉ से, रेवेन्यू से, सबसे वेट होके गया था। तभी तो हम कह रहे हैं कि 2023 में इलीगल कैसे हो गया। तो सर उसके लिए चिट्ठी भी तो अरविंद केजरीवाल ने लिख दी ना, उस नियुक्ति को तो खाली कर दिया, उसके बाद फिर से प्रस्ताव आया होगा ना? नहीं, फिर वो प्रक्रिया फॉलो नहीं होती। नहीं, फिर अर्पिता जी थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपकी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये 2023 में गलत था तो 2015 में भी गलत था। फिर 2015 में जो फाइनेंस सेक्रेटरी किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी, कैसे हो गया? 2023 में कैसे गलत हो गया? तो 23 में नौकरी इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि इनको लगा कि ये गरीब लोगों को नौकरी कैसे मिले, नफरत है इनसे, ये गरीब लोग नौकरी पे ना रहे, आज वो भूखे मर रहे हैं, और फिर उसके बाद राजनीति करने लगे। अब देखिए ये क्यों कहते हैं, अब कहते हैं कि कैबिनेट नोट लाओ। भाई सर्विसेज एलजी के पास है, वो सब नौकरी में थे, एलजी की एक चिट्ठी से लग जाएगी। इनको पता था कि सर्विसेज चूंकि एलजी का सब्जेक्ट है, कल को कैबिनेट रोड लेके आएंगे तो कहेंगे नहीं, सर्विस तो आपका विषय ही नहीं है, आप कैसे कैबिनेट कर लिया आपने? तो ये केवल प्रोसेस में उलझाकर सब सफेद जो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने, जो हमेशा पूरा प्रोसेस में उलझा रहे हैं क्या? ये नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी के साथ जब टकराते हो आप बेनकाब हो जाते हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी, प्रोसेस में उलझा रहे हैं क्या? एलजी साहब बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या? अर्पिता, एक मूल बात सहगल साहब मानेंगे, और वह कानून है दिल्ली का। मैं भी दिल्ली का विधायक रहा हूं और कानून के हिसाब से बता रहा हूं। दिल्ली में कुछ भी फाइनेंशियल मैटर अगर कोई होगा उसकी प्रायर अप्रूवल आपको एलजी से लेनी पड़ेगी। ये लॉ है दिल्ली का। कृपा कर एनसीटी का एक्ट और लॉ पढ़ ले। वो मुझे एग्जैक्ट पैरा याद नहीं आ रहा, ढूंढ रहा था, गूगल पे मिल जाता, नहीं तो अगर मैं चाहो तो किताब निकाल कर लाकर आपको पढ़ा कर देता। परंतु ये तो किसी लॉ में मानते नहीं, ये तो किसी कानून में मानते। सर संजीव जी आपको रोका नहीं ना, ये तो किसी कानून में मानते नहीं, ये तो कानून का गत्ता बनाते हैं। और ये जो बैकडोर एंट्री करने का प्रोसेस है, और फिर भैया हटाया भी आपने, वो अभी विजेंद्र गुप्ता जी बता गए कि आपके आदेश पर साहब हटाया जा रहा है उनको। ये तो शुक्र करो कि वो जानकारी में आ गया, तो दिल्ली बीजेपी और विजेंद्र गुप्ता जी ने जाकर एलजी साहब से उनकी अपॉइंटमेंट ले दी। एलजी साहब ने एश्योर कर दिया कि मैं चिंता करूंगा। ये तो आपके हिसाब से तो आदेश आ गया था कि आपने उनको अक्टूबर 21 अक्टूबर 2023 तक हटा देना था जी। ये तो आपका आदेश है सर, हमारा आदेश नहीं है। सॉरी इस महीने के अंत तक हटा देना था आपने उनको। परंतु जो मूल बात है अर्पिता, ये जो अनार्किज्म है दिल्ली के अंदर, ये जो मैं करूंगा, मेरी मर्जी, मैं कानून को धत्ता बनाऊंगा, मेरे हिसाब से कानून चलेगा, या मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगा, ये चलने वाला नहीं है। कानून के हिसाब से चलेगा और सब कुछ ठीक भी होगा। परंतु क्योंकि मैंने कहा कि कृपा करके सागर साहब इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि क्या कोई भी फाइनेंशियल मैटर एलजी की से अप्रूवल लिए बिना क्या उसको आप एलजी के पास भेजकर फिर उसको आप ला सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक आसान चीज समझना चाह रही हूँ। चलिए ये, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजों में आप लोग दोनों ही नेता उलझा रहे हैं, आप भी कुछ टेक्निकल बात करेंगे, आप भी कोई टेक्निकल बात करेंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर का होगा क्या? आप दोनों की राजनीति के बीच में उनका क्या भविष्य है? उनकी नौकरी लग पाएगी, उनकी नौकरी नहीं लग पाएगी? क्या लगता है, या सिर्फ ये चुनाव सामने दिख रहे हैं,
ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में इसका गेन भी बीजेपी को हुआ था, क्योंकि नाराज आम आदमी पार्टी से हुए थे ये लोग, और ये बात आम आदमी पार्टी समझ भी रही है, इसलिए ये मुद्दा और बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ एक मुद्दा है या वाकई इसका कोई हल नजर आता है? उमेश जी मुझे समझा दीजिए छोटे से वर्ड में, कुछ हो सकता है या सिर्फ ये एलजी के पास फाइल जाएगी, वो फिर फाइल भेजेंगे, वो वहां कैंसिल करेंगे, होगा क्या, हो क्या सकता है? उमेश सहगल। नहीं, आपने मेरे से ये पूछा कि ये अप्रूवल, पहला तो ये इशू मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ, अपने व्यूज देना चाहता हूँ। कि कोई चीज 15 में जरूरी थी। 15 में आपको वो बस वाला इंसिडेंट हो चुका था, काफी ट्रेजेडी हो चुकी थी, काफी बड़ा इंसिडेंट बन गया था, एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया वगैरह वगैरह। तो 15 के आसपास शायद हो सकता है रिक्वायरमेंट हो कि हर बसों में मार्शल बिठाए जाएं, ताकि लेडीज को और उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिले और उनका भरोसा हो बस पे बढ़े। तो 15 में, अब हो सकता है 23 में वो सिचुएशन बदल गई हो, 24 में फिर बदल जाए। तो इस तरीके से सिविल डिफेंस की मैं यूज की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए बस मार्शल्स आप लगाइए, बट पोस्ट क्रिएट करिए और प्रॉपर उनकी भर्ती करिए। अगर आपको, अब जहां तक एलजी और चीफ मिनिस्टर की पावर का सवाल है, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत क्लियर है कि कोई भी डिसीजन कैबिनेट की अगर एलजी एग्री नहीं करते तो वो प्राइम होम मिनिस्ट्री को या प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि आप इस डिसीजन को ओवररूल करके और फलाना डिसीजन लीजिए। अगर वो नहीं एग्री करती एलजी से तो चीफ मिनिस्टर की या कैबिनेट की डिसीजन फाइनल हो जाएगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब इस केस में, अब कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यू लिया, कुछ केसेस में कुछ और व्यू लिया। जिस तरह जहां सवाल था ऑल्डरमैन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है एलजी अपनी पावर में एक्सरसाइज करें। फिर सवाल आया इलेक्शन का, अभी तक प्राइमरी फेसाई व्यू, अभी फाइनल व्यू नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इनके उसको स्टे कर दिया इलेक्शन को। उन्होंने कहा नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, आपको एलजी को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मेयर की पावर में। तो हो गया ना डिसीजन, एक लीगल डिसीजन होगी, कहाँ एलजी ठीक है, कहाँ एलजी गलत है। बट अगर कोई भी डिसीजन नहीं आई कोर्ट की तो एलजी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक डिसीजन लेंगे ना। चीफ मिनिस्टर जिस तरह अपनी अंडरस्टैंडिंग करता है, एलजी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब याद रखिए कि एलजी भी किसी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। एलजी एक वैसे नहीं अपॉइंट हुए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपॉइंट हुए हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट किया हुआ है। और पार्लियामेंट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहती है कि यहाँ दो सरकारें होंगी, एक भारत सरकार होगी और एक आपकी दिल्ली सरकार होगी, दोनों के ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हैं। आप अगर ये देखिए कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास कर देता है तो उसको असेंबली ओवररूल नहीं कर सकती, और कोई भी लॉ अगर असेंबली पास कर देती है तो उसको पार्लियामेंट ओवररूल कर सकता है। तो आप ये देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है किसी कैबिनेट डिसीजन को हटाने की, मगर अपनी रिकमेंडेशन भेज के प्रेसिडेंट को यानी सेंट्रल कैबिनेट को भेज सकता है कि आप इसमें ये करिए। अब इस मामले में मेरा अपना व्यू तो यह है कि ये सारा गलत है। इस तरीके से परमानेंटली पोस्ट बना दिया आपने सिविल डिफेंस को, ना वहाँ कोई एज का बाहर है, ना वहाँ कोई ये है कंडीशन है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके से तो आप अपने वॉलंटियर्स को लगा देंगे सिविल डिफेंस और होम गार्ड। संजीव झा, जो सिंपल चीज समझ आ रही है वो ये कि जब शुरुआत ही गलत हुई है, उस समय जरूरत थी, उस समय दे दिया, लेकिन ये परमानेंट वाली जो बात आप कर रहे हैं, जिसके लिए बार बार मांग उठा रहे हैं, जिसके लिए आप एलजी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो वैसा कुछ होता हुआ दिखता नहीं है, वैसा हो नहीं सकता। ये सिर्फ ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल गेम है। दोनों अपने अपने सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं, इसमें कोई भला नहीं होने वाला है 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है देखिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तो नौकरी मिलेगी, ये चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन एक बात आप समझिए, कोशिश कर ली, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने जो दिल्ली में काम किए, दिल्ली में जो काम किए, नहीं कैसे वो काम आपके सामने है। मुझे ये बताइए संजीव झा, अगर हर चीज में अगर आप ये कहते रहेंगे कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र नहीं करने दे रही, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैंने आपको दोनों चीजें कहा, कर रहे हैं ना। अब देखिए ना, हालात ये है कि आज मिनिस्टर्स को अपोजिशन के नेताओं को पैर पकड़ना पड़ रहा है। ये मंत्री नहीं पैर पकड़ रहा है, जिसका जनतंत्र पैर पकड़ रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल पैर पकड़ रहा है। जिस मंत्री को दिल्ली जनता ने एम्पावर किया, वो एम्पावर अपने अधिकारियों के जरिए किया। अभी उमेश सहगल जी
उमेश सहगल पकड़ने जी से क्या हो जाएगा? पैर पकड़ने से ये नौकरी उमेश अगले दिन सहगल जी वापस चीफ तो आ नहीं सेक्रेटरी जाएंगे, रहे। सबके घर के चूल्हे जल नहीं जाएंगे। पैर पकड़ने से क्या होगा? ये तो आप ड्रामा से सुनिए हट ना। जाइए, मुझे बताइए और क्या हो रहा है सुनिए ना। धरातल पे, और क्या हो सकता है? इसलिए धरातल पर हमने कैबिनेट नोट भेज दिया है। अभी उमेश सहगल जी ने कहा कि मिनिस्टर ओवर रूल कर सकता है। अब बताइए कि सीएम ओवर रूल किया, मिनिस्टर ओवर रूल किया, और उसको अगर सेक्रेटरी नहीं मान रहा है तो फिर क्या किया जाना चाहिए? आप बताइए। तो फिर मतलब आप जनतंत्र कुछ नहीं खत्म कर हो गया ना सकते। देश में। फिर इसके मतलब है ट्रांजिशन बिजनेस रूल खत्म हो गया ना। ठीक है। तो नहीं, हम देखिए हमने बहुत मतलब सारे आप काम सिर्फ कराए। ये कह सकते हैं कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, इसलिए नहीं हो रहा। फिर मुझे ये बताइए पूर्ण राज्य कैसे बना पाएंगे केजरीवाल? जब आप ऐसे फिर ऐलान क्यों कर देते हैं? आप तो यहाँ ये नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूर्ण राज्य की बात कैसे कर देते हैं अरविंद केजरीवाल? पूर्ण राज एक बार बस समझिए, 400 पार कहने वाले 240 सिमट गए ना। अगली बार इस हैसियत में नहीं रहेंगे। तो ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम नहीं, 4 सांसदों के साथ कैसे बना लीजिएगा बनाने के लिए कहेंगे, और दिल्ली के जनता के अधिकार सर? को 4 सांसदों अगर के साथ कर्टेल कैसे? करने की कोशिश की जाएगी, उसके वोटिंग पावर को खत्म करने की साजिश करेंगे तो नहीं होने देंगे ना हम। मतलब हमारी ये जिम्मेदारी सिर्फ हम लड़े। बातें हो रही है ना, दिल्ली के पूर्ण लोगों राज्य के का वोटिंग दर्जा पावर को उन्होंने खत्म नौकरी कर के दिया। लिए, मतलब आप कर नहीं सकते, सिर्फ बोलने के लिए बोला जा रहा है ना सर? नहीं, देखिए 2 तरीके हैं। हाँ। अगर मान लीजिए पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर्स अगर सो जाए तो उसको जगाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। हाँ। और दिल्ली के अंदर मतलब सड़कों पर जनता भी आई है। सड़कों पर और है, बहुत नेता भी सारे सड़क काम पर है। हमने चाहे कैमरे फिर लगाने हो, जिनको चाहे सत्ता में लाइट बैठाया लगाने उनमें हो, अंतर क्या? चाहे करना जिनको पड़ता है हमने क्योंकि सरकार में इन्होंने- बैठा दिया करने के लिए, वो भी अगर मेरे इसलिए साथ बैठ मैं कर वो धरना कह रहा दे रहे हूं, जो होंगे सत्ता में तो क्या फायदा हुआ फिर सर आपको कुर्सी पर बैठाने दिल्ली की का? जनता ने सत्ता में बैठाया। हाँ। दिल्ली अरे तो अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू खत्म कर देंगे, हाँ। अगर आप दिल्ली के ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल को खत्म कर देंगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने लड़ के काम कराए हैं। अगर ये साथ खड़े हो जाते दिल्ली में और 10 गुना ज्यादा काम हो जाता। वो कह रहे हैं और काम हो सकता था, लेकिन बार बार केंद्र की तरफ से अड़ंगा लगाया जा रहा है, एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, और सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि अब धरना दे रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। आपके सामने आरपी सिंह जी, ठीक है संजीव झा। अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनी हुई पावर की शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के पास आप चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको 2018 में आप ही ने याचिका लगाई थी ना सर। 2015 में पहले आप हाई कोर्ट गए, फिर आप 18 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ना कि पावर केंद्र के पास ही रहेगा। फिर क्यों बार बार ये मंच से बोल रहे हैं? अगर आप कोर्ट में चले गए तो ये मंच से क्यों बोल रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? तो समझना पड़ेगा ना आपको। सुप्रीम कोर्ट 2022 में भी कहा, फिर रातों रात पार्लियामेंट में इलीगल कानून बना दिया। तभी तो कहते हैं असंवैधानिक लोग हैं, जनता पर भरोसा नहीं है इनको। मतलब पार्लियामेंट में मेजोरिटी थी इनकी, कानून बना, जो कानून इलीगल है। हाँ। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है इसको, और मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इलीगल कहा था, क्योंकि शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, ये जनतंत्र कहता है और संविधान कहता है। उस संवैधानिक को और जनतंत्र को कमजोर करके, खत्म करके कानून बना दिया कि पावर एलजी के पास रहेगा। तो पावर एलजी के पास रहेगा तो सरकार क्यों चुनेंगे लोग? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ठीक है सर, मैं इस पे जवाब ले लूं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र आप खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एलजी का एक एलजी को आपने बैठा दिया जो काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र के दखल की वजह से दिल्ली का वो विकास नहीं हो पा रहा, और आपकी वजह से वो इतने मजबूर हो गए हैं कि कुर्सी में बैठे जरूर है लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जा रहे हैं। तो इस्तीफा दें। वो कल तक छाती ठोक ठोक कर कहते थे ना दिल्ली के विधानसभा में, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ऐसे बड़ी जोर से हल्ला करते थे, मैं दिल्ली का मालिक हूं। अरे आपको दिल्ली ने मुख्यमंत्री क्यों ना, शीश महल का मालिक नहीं बनाया था, आपको राजा नहीं बनाया था दिल्ली का, आपको दिल्ली का सेवक चुना था। अरे संजीव बाबू रोक जाओ एक मिनट। तो आपको दिल्ली का सेवक बनाया था, आप तो दिल्ली के मालिक बन बैठे। टोक नहीं रहा। अरे संजीव बाबू रुकिए एक मिनट, अरे संजीव बाबू रुकिए ना, मैंने टोका आपको एक बार, आपने पूरी कथा बयानी अपनी सुन लीजिए आप आराम से। आप तो दिक्कत यह है कि दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं वो देने में विफल हो रहे हैं, और ये जो पैर पकड़ने थे उन मार्शल्स के जाकर पैर पकड़ दे जिनको निलंबित करने का आदेश दिया मुख्यमंत्री ने। ये तो शुक्र हो की जानकारी आ गई तो हमारे लोगों ने इंटरव्यू करके एक बात। दूसरी बात सुनिए, अरे दिल्ली के अंदर सीवज के चलते हुए 3 बच्चों की हत्या की आप लोगों ने। दिल्ली के अंदर आपने नकली दवाइयां बेचकर दिल्ली के अंदर 3 बच्चों की आपने मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हत्या की। मेरा आरोप है आपके ऊपर, बिल्कुल आरोप है। दिल्ली के अंदर पीने के पानी को लेकर जवाब दीजिएगा, लोगों की हत्या हुई, पीने का पानी को लेकर टैंकर माफिया के चलते हुए दिल्ली में लोगों की हत्या हुई।
लोगों को हत्या करनी पड़ी पीने पानी के लिए। दिल्ली के अंदर बिजली के कट आज भी चल रहे हैं, आज भी दिल्ली के अंदर बिजली के कट चल रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था ये है कि हर साल 1 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं का ड्रॉप आउट होता है, क्योंकि आपको रिजल्ट बेटर करने पड़ते हैं। उन बच्चों का भविष्य आप अंधकार में डालते हैं 1 लाख बच्चे का। दिल्ली के अंदर स्कूलों की इतनी डेंजरसिटी है कि दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश देने पड़ते हैं। संजीव झा, मेरा इसमें सवाल एक ये भी होगा, 10 साल से आपकी सरकार है, महिलाओं की याद नहीं आई। अभी आप जब वो केजरीवाल कह रहे हैं 6 रेवड़ियां दी हैं, अब 7वीं रेवड़ियां महिलाओं को जो है 1000 रुपए देने की है, पहले याद क्यों नहीं आया? जो नसीहत अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को दे रहे थे, महिलाओं वही नसीहत क्या वो खुद फॉलो कर रहे हैं क्या कि अभी तक काम किया नहीं, चलिए अब तो कर लें कम से कम कुछ काम? नहीं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी को अपनी बहनों की चिंता थी, इसलिए तो मार्शल लगाए थे कि बसों में सुरक्षित तौर पर जा सके। भाई अरविंद केजरीवाल जी को अपने बहनों की चिंता थी, इसीलिए तो आज चाहे दिल्ली में आप बताइए एक भी अपने स्टेट बता दे जहां की 1 साल में 1700 बच्चे सरकारी स्कूल डॉक्टर इंजीनियरिंग का एग्जाम पास हुए। यहाँ लड़ाई जो हो जाती है विकास वर्सेस विकास, यानी मेरा विकास से बढ़ के तुम्हारा विकास यहाँ। लेकिन सवाल यही है दिल्ली के अर्थ परिदृश्य में अगर देखें कि आखिरकार कौन कितना जिम्मेदार, क्यों नहीं जनता पिस रही है इस राजनीति में, क्यों आखिरकार पिस रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि वो काम करने नहीं दे रहे और वो काम कर नहीं पा रहे। लेकिन जनता को सोचना होगा कि आखिरकार किससे अब आगे वो चुनती है और किस मुद्दों